हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा है कि हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही इन दिनों में तैयार कराएं और उनका जल्दी जल्दी रिवीजन कराएं और सीधा डायरेक्ट एक थ्योरी टाइप में ना पढ़कर उनके डायरेक्ट आंसर करने का अब समय है। तो इसमें हम आज CDP करेंगे, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अलग अलग भाषा के प्रयोग को किस रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन पढ़ेंगे आप, और फिर उसके बाद पहले ऑप्शन में दिखाया है कि बच्चों के सीखने में एक रुकावट, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में पूंजी, तीसरा है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता, और शिक्षा समावेशी या समावेशी शिक्षा में अवरोध। ये चार ऑप्शन है जिसमें अब हमें ये किसके उसमें देखना है, 2020 के संदर्भ में देखना है। तो उसके अनुसार है कक्षा में पूंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा, कक्षा में पूंजी, यह इसका सही आंसर है। क्योंकि 2020 के अनुसार अगर अलग अलग भाषा, क्योंकि अब तो एक ही भाषा पर ध्यान दिया गया है, वो भी मातृभाषा पर ध्यान दिया गया है 2020 के अनुसार। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है दूसरा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी जो ब्लैंक से ग्रस्त है, यानी उसको क्या है, वह अगर आपने 5+5 लिखा लेकिन उसको क्या दिख रहा है, वो अंतर नहीं कर पाता 5+5, और अगर हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं यानी 5 × 5 और 5 × 5 में अंतर नहीं कर पाता, तो वह किस बीमारी से ग्रस्त है। पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्प्रेक्सिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया और तीसरा है अफेजिया। तो जो डिसलेक्सिया होता है उसमें तो बच्चे को बनावट उल्टी नजर आती है अक्षरों की, जैसे कि हमने बी और डी वो पहचान नहीं कर पाता, उसे उल्टा दिखता है, इसे टी उल्टा बना देगा, इस तरीके से होता है। लेकिन इसमें जो वो अंतर नहीं कर पा रहा है प्लस में और मल्टीप्लाई के सिंबल में, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या, पहला ऑप्शन क्या है, बुद्धिमत्ता को इकाई के गुण प्रस्तावित किया, दूसरा है बुद्धि को 2 कारकों में विभाजित किया यानी सामान्य या विशिष्ट, तीसरा बौद्धिक गुणों को 3 आयामों संक्रियाएं सामग्री उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया, या तर्क दिया कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। इससे पहले जब मैंने आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया था तो उसमें हार्वर्ड गार्डनर आए थे और जिसका ये आंसर था जो कि 4th है, तर्क दिया, क्योंकि उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का, जो कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है, ये भी हो गया आपका। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और सीधा जिनका हम, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ाने का अब समय है नहीं। अब देख लेते हैं हम अपना बच्चों का या के मूल्यांकन। पहला ऑप्शन है केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए, उनका मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें तदनुसार नामांकित करना चाहिए, या निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल वर्ष के अंतर में किया जाना चाहिए, या गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद हैं और सीखने के वह कौशल जिनकी उनमें क्षमता है। अब ये जो क्वेश्चन CDP का आया है और मैंने आपको टैग वर्ड बताए थे, यहाँ पर वो टैग वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उनको हमें देखना होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा इन चारों को पढ़ने के बाद वो है लास्ट वाला, यानी कि गतिक होना चाहिए उन कौशलों की, मूल्यांकन कैसा हो बच्चे का, जो मूल्यांकन है वो गतिक होना चाहिए यानी प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए, और उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद हैं और सीखने के वह कौशल जिनमें उनमें क्षमता है, यानी पॉजिटिव टैग वर्ड का यूज हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन अगर हमें करना है तो इस पॉजिटिविटी के साथ उसमें चेंजेस आने चाहिए। अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये सही कथन पूछा है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। कई बार लिखा होता है कथन सही नहीं है, तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, और कई बार हम उस टैग वर्ड में नेगेटिव दिया है तो हमें नेगेटिव का करना होगा और हम पॉजिटिव आंसर दे देते हैं, टैग वर्ड आते हुए हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर सीडीपी में जो ये सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यानी सही का चुनाव करना है। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे हम फर्स्ट, कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चे को जांचना है। यह सवाल पूछने में पूछा हुआ है कि कथन कौन सा सही है। तो अगर हम बच्चे से कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, बच्चे को जांचना। दूसरा, कक्षा में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा, जानकारी व समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग एवं विश्लेषण पर, और शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। अब हमने चारों विकल्प पढ़ लिए, तो इसका जो आंसर है 5 का वो होगा फोर्थ, यानी कि यहां पर शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए। ये उसका उद्देश्य जो कथन है सही है, जिससे सीखने की सुसाधित किया जा सके, यानी हमें पॉजिटिव जवाब देना है ताकि बच्चे का जो संज्ञानात्मक द्वंद्व है पैदा हो, प्रश्न को जब उसको किया गया तो वह पैदा हो उसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपको हमेशा ध्यान देना है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसमें बच्चे के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया हो, रटंत विद्या पर ध्यान ना दिया गया हो, प्रैक्टिकल दिया गया हो, मातृभाषा जहां पर बताई गई हो वो क्वेश्चन मोस्टली सही होगा, क्योंकि एनईपी में मातृभाषा पर जोर दिया गया है। तो बीच बीच में मैंने इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है जिनके आधार पर आप क्वेश्चन को इजीली सही कर सकते हैं वो बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन व मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी जो नीचे दिया गया है उनमें से जो व्यक्ति को चल रहा है, फिर रहा है, संतुलन है, मुद्रा कैसे मतलब कैसे पोस्चर उसका बना हुआ है, उसकी क्षमता को प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन है स्वलीनता, दूसरा है प्रमस्तिष्कीय घात, तीसरा पठन वैकल्य और चौथा है वाक बाध्यता। तो इनमें जो सही आंसर है वो है दूसरा, प्रमस्तिष्कीय घात, यानी कि जो मस्तिष्कीय घात होता है, यानी कि जो मस्तिष्क पर आपका किसी भी प्रकार का घात हो जाता है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे परिस्थितिवश हो, चाहे बीमारीवश हो, तो अगर ये घात हो जाता है तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा चलने फिरने बैठने का पोस्चर चेंज हो जाता है। तो राइट आंसर 6 का है सेकंड, यानी प्रमस्तिष्कीय घात। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 7th, कैली महोदय द्वारा बुद्धि को जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह है, यानी अगर आपने कैली को पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे कि कैली का जो सिद्धांत था बुद्धि को लेकर वह कौन सा था। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला है असत्तात्मक सिद्धांत, दूसरा है संघ सत्तात्मक सिद्धांत, तीसरा है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, चौथा है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो इसमें जो सही सिद्धांत है वो है फोर्थ, जो कि कैली ने दिया था, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो कैली ने बुद्धि का सिद्धांत कौन सा किया था, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और साथ में सुनते रहें, क्योंकि सुनने से आपको क्या कि अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं सुनते सुनते अपनी वीडियो चला दिया तो ये बहुत जल्दी स्थायी रूप से, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत जल्दी हमारी डीप मेमोरी में ये चीजें चली जाती है, इसलिए फायदा होता है। और 2 in 1 काम भी हो जाता है कि आप किसी और कार्य को कर रहे थे और आप साथ साथ में रीडिंग भी कर रहे थे और ऊपर से वो आपकी डीप मेमोरी में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और संविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब इनमें कौन सी करती है, क्या है, पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है। अधिगम क्या होता है, लर्निंग, असक्षमता क्या होता है, इनकम्पिटेंसी, और सीधे संचार कौशल
जो कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो यानी कि एक सीधे तौर पर हम कह सकते हैं, आपको अगर ये हिंदी में समझ में आए तो साइड में इंग्लिश लिखी होती है तो आप उसको भी देख सकते हैं। हिंदी में जो समझ में आए उसको हिंदी में देख लें, और अगर हिंदी में कुछ वर्ड्स इतने टफ आ जाते हैं तो आप साइड में इंग्लिश में देख लें, यानी जिसमें आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं ना, उस लैंग्वेज को समझते हुए सही अगर आपने क्वेश्चन को समझा तो आंसर आप दे पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो उनकी अधिगम असक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो कौन सी? गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, उत्साह वैकल्य या गति समन्वय, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सीधी सी बात है, गुणज वैकल्य इसका आंसर है, क्योंकि असक्षमता सीधे संचार कौशल और जो गुणज वैकल्य है ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही कहा गया है। मनोविज्ञान का भी ज्ञान शिक्षक के लिए जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे उसके पास आते हैं वो डेवलपमेंट स्टेज के होते हैं, यानी डेवलपिंग स्टेज उनकी होती है और उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसका ज्ञान अगर टीचर को हो तो वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब उसी के आधार पर हम इसके आंसर्स को जो दिए हुए हैं 4 उनको देखते हैं और जो सटीक आंसर है उसका चुनाव करेंगे। तो पहला हमारा है बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने में, दूसरा है कक्षा अनुशासन बनाए रखने में, तीसरा है बालक की मनोशारीरिक विशेषताओं को समझने में, और फोर्थ है बालक के पिछड़ेपन के कारण जानने में। तो अब इसका 9 का सही आंसर है बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने में, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले तो बाकी की चीजें तो हम बाद में ही डिसाइड करेंगे, पहले हमें बुद्धि लब्धि तो पता होनी चाहिए, जो कि हम आईक्यू लेवल बोलते हैं जिसको, वो आईक्यू लेवल अगर टीचर को पता है, यानी कि उसका एज डिफरेंस, एज और मेंटल एज दोनों का जो डिफरेंस है वो सही है नहीं है, तो किस वजह से, बाकी चीजें तो बाद में शुरू होती है, जो और विकल्प हैं वो तब शुरू होते हैं जब बच्चे की मेंटल एज और जो उसकी शारीरिक एज है वो इक्विवेलेंट है तो ओके है, और अगर दोनों में कुछ अंतर है तब उसके बाद बाकी की चीजें शुरू होती है। यानी कि 9th का राइट आंसर है बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने में, यानी आईक्यू लेवल को करने में हेल्प देता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 10। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने कक्षा में हास्याकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है, निम्न में से कौन से संप्रत्यय का प्रयोग करें कि उसके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज्यादा संभावना है। तो विज्ञान की शिक्षिका हैं और कौन सी योजना तैयार करें वो, अब इनको हम देख लेते हैं। पहला है भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना, दूसरा है समुदाय के बारे में पूर्वाग्रह ग्रस्त छवियां, तीसरा है सकारात्मक विभेद, चौथा है समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति। अब इनमें हमें राइट आंसर को देखकर कूट का चुनाव करना है। इसमें जो सबसे सटीक आपको लग रहे हैं पहले उनका चुनाव करना है, और उनके चुनाव के बाद फिर आप कूट में देखें कि आपने जिनका चुनाव किया वो कूट में मिले या नहीं। अगर उनका सीक्वेंस मिल जाता है तो आपके आंसर के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका सही आंसर है 4th, यानी कि 1 सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। बिल्कुल ये सभी सही हैं, क्योंकि तभी एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका जो है, क्योंकि वो तो हास्यकरण सिखा रही है उन्हें योजना बनानी, तो उन सभी के लिए जो संप्रत्यय होता है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही लाया जाएगा जिसमें कि चारों काम करेंगे। अब आगे देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकथा यानी कि जो स्टोरी बोर्ड्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन दोनों हैं, यानी सोशल भी है और पॉलिटिकल जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकथा यानी जो स्टोरी बोर्ड्स दिए जाते हैं का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये किताब का सौंदर्य बढ़ा देते हैं, बोध बढ़ा देते हैं। ये चित्रों की जीवन प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तीसरा है ये बच्चों के मनोरंजन हेतु जोड़े गए हैं। चौथा है इस पुस्तक और इसके विषयों से संबंधित कहानियां आसानी से मिल जाती हैं। अब इसमें भी उसी तरीके से है जैसे कि हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था। अब इसमें हमें सही देखना है कौन कौन से आपको लग रहे हैं
तो इसका सही आंसर है जो कि केवल और केवल हमें जो लग रहा है वो 2 है, यानी कि ऐसे भी 2 और वैसे भी 2। यानी ये चित्रों की जीवन प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों को ध्यान आकर्षण करते हैं। क्योंकि इसीलिए तो बच्चे को अगर आप इसी तरीके से सिर्फ ओरली बताए जा रहे हैं, कोई स्टोरी बोर्ड, कोई स्टोरी कार्ड नहीं है, तो वो इतनी जल्दी उन चीज़ों को आत्मसात नहीं कर पाता है जितनी जल्दी से उनको देख रहा भी है और सुन भी रहा है। तो इसलिए राइट आंसर चित्रों की जीवन प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं। राइट आंसर ये है, और जो कि कूट में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 पर। आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो ये किस चीज़ का, अब आप देखिए, सिद्धांत है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है। सही बात है, बच्चा सबसे पहले खड़ा होना सीखता है और बोलने से पहले वो बड़बड़ाना सीखता है। तो ये जो सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 विकास क्रम, दूसरा विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है, दूसरा विकास अव्यवस्थित होता है, तीसरा विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। तो इसका राइट आंसर आई होप सभी को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर है विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। जो विकास है वो केंद्र से होते हुए हाथ पैर की तरफ होता है। यानी जो ये सिद्धांत है वो बताता है कि विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। राइट आंसर इज 4th। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन अपना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक एक परिस्थिति में उसकी अंतः क्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, जो कुछ अंश तक स्त्रोन्मुख रहता है और उसका सामान्य व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है, कहलाता है। यानी एक बालक है, परिस्थिति में उसकी अंतः क्रिया जो इंटरेक्शन उसका जो हो रहा है के परिणाम के रूप में व्यवहार एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, जो कुछ अंश तक स्त्रोन्मुख रहता है और उसके सामान्य व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है। तो ये सब क्या कहलाता है? तो इसको आप समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो 13 का राइट आंसर है 2nd, यानी कि अधिगम होगा, वो सीखना, लर्निंग होगा। आगे है 14वां क्वेश्चन, जब कोई शिक्षार्थी उद्दीपन और अनुक्रिया को किसी एक व्यवस्था एवं परिस्थिति में अपने पूर्व ज्ञान के अभाव में बार बार दोहराकर उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार का अधिगम कहलाता है। यानी कोई शिक्षार्थी है जो उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों चीजें हैं कि किसी एक व्यवस्था एवं परिस्थिति में और अपने पूर्व ज्ञान के अभाव में बार बार दोहराकर उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध सुदृढ़ करना का प्रयास करता है, यानी दोनों का है। तो इसका किस प्रकार का अधिगम होगा? तो इसका सही आंसर है 2nd, यानी संकेत अधिगम। और संकेत अधिगम लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी ना ही तो श्रृंखला है, न विभेद का है, न नियम का है। तो संकेत अधिगम इसका आंसर है। अगर वह पूर्व ज्ञान नहीं था उसे और दोनों ही वो अनुक्रियाएं कर रहा है उद्दीपक, तो इसका होगा संकेत अधिगम। अगला क्वेश्चन 15, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी को आसपास के वातावरण, संग्रहालय, प्रसिद्ध इमारतों, अन्य उपयोगी स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शिक्षार्थी का मनोरंजन होता है, शिक्षार्थी में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है, तीसरा शिक्षार्थियों के माता पिता को संतोष का अनुभव प्रदान होता है, या शिक्षार्थी का शिक्षा के साथ संबंध मजबूत होता है। तो 15 का राइट आंसर 2nd है, यानी कि शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है। प्रत्यक्षीकरण क्या? यानी कि जो चीज उन्होंने देखी उसको वो समझ सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, प्रत्यक्ष से अनुभूत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे का, रचनावाद प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। यानी जीन पियाजे का था, रचनावाद प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। पहला है वातावरण में अंतःक्रिया करके,
दूसरा, अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके। दूसरा है दूसरों का अनुसरण करके। और फोर्थ है इनामों का प्रत्याशा करके। तो 16 का जीन प्याजे आप सभी ने अब तक तो बहुत पढ़ा है, तो इसका आंसर मुझे लगता है आप सब समझ ही गए होंगे। तो 16 का आंसर है फोर्थ, यानी इनामों की प्रत्याशा करके, क्योंकि जीन प्याजे इस पर फोकस करते थे। आगे है, यह सिद्धांत की संवेग और उसकी जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूतिक क्रिया प्राणी को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है। किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? कैनन के साथ, जेम्स के साथ, डफी के साथ या लेजारस के साथ? अगर आपने यह सिद्धांत पढ़ा है तो आप समझ ही गए होंगे। तो 17 का राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि कैनन के साथ यह जुड़ा हुआ है। कैनन का कहना था कि संवेग और उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूतिक क्रिया प्राणी को आपातकालीनताओं के लिए तैयार कर देती है। ये कैनन का कहना था और ये सही है बिल्कुल। अब हमारे 17 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देख लेते हैं हम अपने, आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। सीडीपी के हैं ये और इसीलिए तीव्रता से सीधे सीधे आंसर्स पर फोकस करते हुए, बाकी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगा है या नहीं, सेशन जैसा भी रहा आपको। आगे 18 क्वेश्चन है, नैतिक विकास की दो अवस्थाओं अर्थात नैतिक वास्तविकता तथा नैतिक सापेक्षता का जनक कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन कोहलबर्ग, प्याजे, फ्राइड और एरिक्सन। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो 18 का राइट आंसर है सेकंड, यानी कि प्याजे। राइट आंसर सेकंड, प्याजे। उन्होंने नैतिक विकास की दो अवस्थाएं बताई थी प्याजे ने, जो कि नैतिक वास्तविकता तथा नैतिक सापेक्षता, ये उनके जनक हैं दोनों के दोनों। आगे है, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि पहला ऑप्शन, समन्वित व्यक्तित्व क्या है? जो मिला हुआ होता है, समन्वय होता है जिसमें पर्सनैलिटी का, उसके विकास का अर्थ क्या है? पहला है सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें। दूसरा है वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं। तीसरा है व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन, क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिसे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये समन्वित व्यक्तित्व की बात है। तो 19 का राइट आंसर है थर्ड, यानी कि तीसरा है व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन, क्रियाओं में से एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। एक बात और आपको यहाँ बता दें कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ऐसा है कि आपको मतलब सब में ऑप्शंस में जितने भी हैं वो सबसे ज्यादा लेंदी है, तो उसके चांस सबसे ज्यादा होते हैं कि सही होने के, सबसे ज्यादा चांस होते हैं सही होने के। तो इसलिए एक बेस मैंने बीच में यह भी बता दिया कि इसमें सबसे ज्यादा लेंदी ऑप्शन 3 है, और वो वैसे तो सही है ही है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं आ रहा था, तो अगर जिसकी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा बड़ी हो तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। उसके 50% से भी ज्यादा चांस होते हैं सही होने के। उस केस में बता रही हूं मैं आपको, अगर वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया है तो। आगे देख लेते हैं, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है मातृभाषा में शिक्षा, दूसरा राष्ट्रभाषा में शिक्षा, तीसरा त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्टेसरी का क्या है आपको पता ही होगा। मॉन्टेसरी जो है वो हमेशा मातृभाषा में शिक्षा का आग्रह करता है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, यानी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति मातृभाषा में शिक्षा का आग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर 21, समाज में विद्यार्थियों की किस प्रकार की भागीदारी वांछनीय है? आपका विचार है। तो जो समाज है उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी किस तरीके से होनी चाहिए? अब समाज में देखते हैं विद्यार्थी की भागीदारी। पॉइंट्स, पहला अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, दूसरा रचनात्मक सहयोग की भावना, तीसरा क्रियाशीलात्मक सहयोग की अपेक्षा, चौथा परस्पर सहयोग की आकांक्षा। तो ये क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, यानी अनुदेशात्मक सहयोग की भावना। हम समाज में विद्यार्थी की इस भागीदारी की उनसे वांछना करते हैं, यानी राइट आंसर अनुदेशात्मक सहयोग की भावना। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से
कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता। यहाँ पर ध्यान दें, ये नहीं हो सकता आया है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करने होते हैं इस वाले जो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का, तो पहला ऑप्शन है वह उन सभी गुणों को ग्राह्य करता है जो कि समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय हैं। दूसरा, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। तीसरा, वह अपने अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। फोर्थ है, वह समूह निष्क्रिय सदस्यों से अपने संबंध सीमित कर लेता है। तो 22 का हमने अच्छे से देख लिया, और नहीं हो सकता है हमें ढूंढना, नेगेटिव है तो वही उसी तरीके से हमें जवाब ढूंढना है, नहीं है तो 22 का सही आंसर है तीसरा, यानी कि वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। तीसरा आंसर इसका राइट है। आगे देख लेते हैं, गद्यांश आया है जिसमें है यह एक प्रचलित धारणा है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगी विषय है। इसके चलते कक्षा अंतः क्रियाओं में विद्यार्थियों के स्वाभिमान में कमी आती है तथा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इसके विषयांगों को ग्रहण करने में अरुचि का अनुभव करते हैं। स्कूली शिक्षा के आरंभ में ही प्राय विद्यार्थियों के दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान से बेहतर विषय है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संपत्ति है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन से संबंधित उपर्युक्त समस्या के संबंध में शिक्षक इसे विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकता है, सही विकल्प का चयन करें। यानी कि एसएसटी को कम बताया गया है, और जो होशियार बच्चे होते हैं, आपने भी देखा होगा अपने समाज में, अगर कोई बच्चा होशियार है तो उससे कहा जाता है कि आपको तो साइंस साइड ही लेनी है। तो उस चीज को आप एक एज ए टीचर किस तरीके से बताएंगे कि एसएसटी जो सामाजिक विज्ञान है वो कैसा विषय है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है बढ़ते अंतर संबंधित विश्व में समायोजित होने के लिए सामाजिक विज्ञान द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सामाजिक कौशलों पर बल देकर। दूसरा है सामाजिक विज्ञान अन्वेषित व सृजनात्मक मन के विकास के लिए नींव प्रदान करता है और इस बात को रेखांकित करके। और तीसरा ऑप्शन है भौतिक एवं जीव विज्ञान की अन्वेषण विधियों की नकल करके। अब ये कूट दिया हुआ है, कूट 1 2 3, अब आपको कौन कौन से सही लगे या सारे सही लगे वो हमें देखना है और उनसे मिलान करते हुए उसका सही आंसर हमें देना है। तो इसका जो 23 का आंसर है वो है जो असली सही है, जो मैंने बताया ना, जिसका स्टेटमेंट बड़ा हो। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, तो एक तो फर्स्ट हो गया और दूसरा है सेकंड सही है, यानी सामाजिक विज्ञान, यानी कि थर्ड नहीं है। फर्स्ट और सेकंड किस में आ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं ऑप्शन थर्ड में। तो थर्ड में ये ऑप्शन आए हैं, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड हमारा सही था, इसलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आए हैं हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, नीचे वाला सही नहीं है। इस तरीके से आप बच्चे को उसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? यानी जो शिक्षा का प्रेरणा का सिद्धांत, आप मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन वाला जो होता है जिसमें मोटिवेशन 2 तरीके से बताया गया है, बाह्य और आंतरिक, वो वाला है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रेरणा द्वारा विद्यार्थी अपने नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ता है। दूसरा है प्रेरणा विद्यार्थी को अनुभव प्रदान करती है। तीसरा है प्रेरणा विद्यार्थी की स्मरण शक्ति को तीव्र करती है। और चौथा है प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करती है। तो 24 का सही आंसर है 4th, यानी प्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है। हमें रुचि उत्पन्न ही तो करना मेन उद्देश्य है हमारा। अगर उसके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि आ गई तो समझ लीजिए वो पढ़ लेगा, यही प्रेरणा का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए अति उपयुक्त है? यानी मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल के लिए। तो पहला है समझाएं कि मीडिया को उसके प्रतिवेदन जो रिपोर्ट के लिए सूचना कैसे मिलती है। दूसरा, इस लेख में किसका मत छूट गया। दूसरा, मुद्दा तैयार करना के उदाहरण उपलब्ध कराएं। चौथा, सार्वजनिक विरोध और सेंसरशिप शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो इसमें है राइट आंसर सेकंड, दूसरा, इस लेख में किसका मत छूट गया, यह एक इम्पोर्टेंट है आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए। तो 25 का राइट आंसर सेकंड, जिसमें इस लेख में किसका मत छूट गया, किसी की ओपिनियन थी,
आपने ली और किसी की छूट गई, ये नहीं होना चाहिए। ये आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने का एक उपयुक्त तरीका है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ध्यान दें आप, ये नहीं पूछा है इन्होंने, नहीं हो सकता नेगेटिव स्टेटमेंट है, उसी हिसाब से हमें आंसर का सिलेक्शन करना है। तो कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता, नहीं है, जो गुण नहीं है वो ढूंढना है हमें। तो पहला ऑप्शन है वह उन सभी गुणों को ग्राह्य करता है जो कि समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय हैं। दूसरा, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। तीसरा, वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। और चौथा है, वह समूह निष्क्रिय सदस्यों से अपने संबंध स्थापित कर लेता है। अब 26 का राइट आंसर है सेकंड, ये वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। और लेकिन इसमें हमने पहले देखा था जिसमें यह भी था कि वह अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। तो इसका मुझे जो लग रहा है तीसरा राइट आंसर ज़्यादा है, तो इसका हम तीसरा ही कर लेते हैं। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा ठीक लगा। मेरे अकॉर्डिंग थर्ड है। अब 27 देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका किसकी है? सामाजिक विज्ञान की, यानी एसएसटी की, समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त रहेगी? यानी कि सभी भागीदारी करें, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो भागीदारी ना करे। तो पहला है, पिछली कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरणों के बारे में विद्यार्थी को चर्चा करने को कहें। दूसरा है, विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढ कर लाने को कहें। तीसरा है, विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो। अब हमें कूट में देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो जो सेकंड और थर्ड है ना, सेकंड और थर्ड ये सही है, ये सही नहीं है। यानी पिछली कक्षा के उदाहरण से विद्यार्थियों का कोई वो नहीं होना। तो जो यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा है, तीसरे में ये आए हुए हैं, तो कूट का तीसरा आंसर इज राइट आंसर, जो कि कहते हैं कि विद्यार्थी को छोटे समूह में बनाकर समूह रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढकर लाने को कहना, क्योंकि वो बिजी रहेंगे तो सभी की सहभागिता हो जाएगी। दूसरा जो तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरण की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो। तो वो असमानता के व्यवहारों को ढूंढेंगे और बहुत संलग्न हो जाएंगे और सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो जाएगी। यानी कि सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है, जो कि कूट नंबर 3 के ऑप्शन में दिए गए हैं। अब 28 देख लेते हैं। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थी से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है? क्यों कभी कभी वस्तुओं की कमी हो जाती है? शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? यानी इन्होंने यहाँ पर बताया, बच्चे को पूछा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और है। तो पहला ऑप्शन है विवेचना, दूसरा वृत्तांत, तीसरा अज्ञात से अज्ञात का पता लगाना और चौथा है तुलना। तो 28 का राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि विवेचना। पूछता है कि क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसके सामान कैसे मिलता है? क्या कभी कोई वस्तु वो भी हो सकती कैसे मिलता, तो वो विवेचन होगा, तभी तो सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे है 29, कोहलबर्ग का आया हुआ है, द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था किस नैतिक चिंतन पर आधारित है? तो कोहलबर्ग की किस पर है ये आपको पता होगी। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर, सार्वभौमिक नीति पर, अच्छे आपसी व्यवहार संबंध या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों पर। तो इसका है अच्छे आपसी व्यवहार एवं संबंधों पर कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत पर बल देते थे। तीसरी अवस्था उनकी यही थी जो कि तीसरे ऑप्शन में दी हुई है, यानी कि अच्छे आपसी व्यवहार और संबंधों पर। ये उनके नैतिक विकास का जो उनका सिद्धांत था उसकी थर्ड स्टेज है। अब 30 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का। राधा अपनी कक्षा में लड़कों को पढ़ने और खेलने हेतु हमेशा प्रेरित करती है, जबकि लड़कियों को उनकी माँ के साथ गृह कार्य करने में मदद करने हेतु सुझाव देती है। यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है कि पारिवारिक भावनाओं को, लैंगिक पूर्वाग्रह को, नैतिक नियमों को या स्वयं की भावना को। तो ये सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे। लैंगिक पूर्वाग्रह को यह
प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये व्यवहार इन्होंने दिखाया माँ का और यहाँ पर खेलने वाला, तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। तो आज हमारे 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगा, ये मेहनत करते हैं, अगर आप उसमें सफल होते हैं तो हमारी मेहनत भी कहीं ना कहीं सफल होती है। और आप सभी को हम यही शुभकामनाएं देंगे कि 7 जुलाई को आप अच्छे से अच्छा टेस्ट करें। बाकी आपकी कोई क्वेरीज रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे रिलेटेड और बाकी की जितनी वैकेंसीज निकलती हैं पूरे भारत में गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।